कि किस प्रकार से वो भारत सेना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और ये चीनी सपोर्ट सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रियाज नाइकू हो, बिलावल भुट्टो हो, राहुल गांधी हो, अजमल कसाब हो, ये सब एक ही मानसिकता के लोग हैं। मैं यही बोलूंगा कि वो जो बोल रहे हैं ना कि सेना पिट रही है, उनकी सेना पिट रही है और हमारी भारतीय सेना उनकी सेना को पीट रही है। ये बात सच बोल रहा हूं मैं। आप देखो ना कितनी 5 बटालियन आई थी, कम से कम 1000 फोर्स थी उनकी, और सबको इन्होंने पीट पीट के खदेड़ा है। वो वीडियो में सबने देखा है। मतलब या तो इनको आंखों का नेत्र दोष है, या तो इनकी मानसिक दोष है, या तो इनको किसी ने कहलवाया है ये चीज। ये तो आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। सेना हमारा मुद्दा है, मोदी हमारा मुद्दा है। कभी बोलते हो मोदी को मार दो, मोदी को मरवा दो, कभी कहते हो सेना हमारी कमजोर है, सेना हमारी बेकार पड़ी हुई है। बिपिन रावत जी सीडीएस को जो है, उनको इन्होंने एक्स सीडीएस हमारे अब जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको इन्होंने क्या बोला था, इनके नेता ने इनको बोला था सड़क का गुंडा। 2008 में सोनिया गांधी को बुलाते हैं बीजिंग ओलंपिक्स में, मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया जाता है। कारण क्या है, इस पे आपने कुछ नहीं बोला। 2011 में जाकिर नाइक के संस्था से आपको फंड 50 लाख रुपए जाते हैं, तो क्यों आप उस पे आपने कुछ नहीं बोला। प्रश्न नंबर 5वें पे राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए जो था उसको बंद करने की मांग थी। जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हाथ में देने की बात आ रही थी ना, वीटो पावर, तो आपने क्यों नहीं उस टाइम आगे बढ़े। नेहरू जी 8 नवंबर को 1962 को एक स्पीच देते हैं कि हम जो है ये यूएन की जो सीट है परमानेंट हम चाइना को दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या क्या इन्होंने अक्साई चीन नहीं बोलूंगा, अक्साई इंडिया का जो पार्ट है वो पार्ट, और इन्होंने अरुणाचल के पार्ट करीब करीब 32 से 36 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने चीन को दे दिया। किस बेस पे और क्या बोल के दिया है, उसमें घास का एक ब्लेड नहीं उगता है। जो अभी तवांग में हुआ है ना, उसके ठीक कुछ मीटर की दूरी पे, कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हेलीपैड है, जहां पे आर्मी को पहुंचने में 6 घंटे से 7 घंटे लगते थे, अब वो 35-40 मिनट में पहुंच रही है। मोदी ने आप देखो क्या किया है। अभी देखो 3 दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुई है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता। उनकी बुद्धि में राहुल बुद्धि जो है ना, राहुल बुद्धि अकेला राहुल बुद्धि हो सकता है, राहुल बुद्धि में और कोई बुद्धि घुस नहीं सकती है। उनकी बुद्धि कसाब वाली बुद्धि है। बिलावल भुट्टो अभी बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे पहले अपनी माता जी के कातिल को तो ढूंढ लो। पहले तुम्हारे देश में तुम फॉरेन मिनिस्टर बैठे पड़े हो, तुम्हारे देश में तुम्हारी माता जी के कातिल नहीं ढूंढना पड़ रहा है। वही आदमी है ना, ये लोग सब मिलकर लिखते थे कि मोदी को वीजा कैंसिल करवा दो। आज वही जो मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये आतंकवादी की अध्यक्षता करते थे, हमारे प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने फिर से अपना एक बयान दिया है। हालांकि विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सेना पिट रही है और मोदी जी सो रहे हैं, और उन्हें साथ ही कहा कि सेना लगातार हमारी जमीन को कब्जा कर रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में विभूति जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये राहुल गांधी बार बार इस तरीके का बयान क्यों देते हैं। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, बताइए कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान बार बार क्यों दे रहे हैं, कि हमारी सेना मार खा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये बता सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं दे रहे हैं। 2020 में जब अभी इस तरफ गलवान वाला जो मुद्दा उठा था, उस टाइम भी यही बोल रहे थे कि हमारी सेना वहाँ खड़े होकर क्या कर रही है और चीनी सैनिक हमारे अंदर घुस रहे हैं। तो ये साफ साफ ये मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार से वो भारत सेना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और ये चीनी सपोर्ट सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आज राहुल गांधी का कल बयान आया था, उसके ठीक पहले आप देखोगे कि बिलावल भुट्टो का भी बयान आता है। तो रियाज नाइकू हो, बिलावल भुट्टो हो, राहुल गांधी हो, अजमल कसाब हो, ये सब एक ही मानसिकता के लोग हैं। और आप ये देख सकते हो कि भारतीय सेना हमारी देश की रक्षा कर रही है और वो सेना वहाँ पे दिन रात खड़े होते हैं, चाहे बॉर्डर के इस तरफ पीओके वाले रेंज में हो, पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे चाइना की LAC वाले रेंज में हो, दोनों तरफ से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। 130 करोड़ लोगों की रक्षा करने का दायित्व उनके पास है और सेना सशक्त है हमारी। लेकिन आप सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय आप तोड़ने का काम कर रहे हो। ये वो इस साल नहीं, जो अभी उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है, ये 2020 में भी सेम बयान यही दिया था इन्होंने। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के बाकी नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी यही बोला, हमारी सेना मार क्यों नहीं रही है। अरे आप पिट रहे हैं। मैं यही बोलूंगा कि वो जो बोल रहे हैं ना कि सेना पिट रही है, उनकी सेना पिट रही है और हमारी भारतीय सेना उनकी सेना को पीट रही है। ये बात सच बोल रहा हूं मैं कि उनकी सेना पिट रही है। वो पूरी तरह से बोल नहीं पाए हैं क्योंकि उनकी वो चीनी समर्थक है ना, तो वो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी सेना पिट रही है। पूरा नाम नहीं लिया, उनकी सेना पिट रही है और हमारी भारतीय सेना पीट रही है। और आपने तवांग में देख लिया, तवांग अरुणाचल का आप देखो कि कितना मतलब ऐसा जगह है, वो एक ऐसा एरिया पड़ता है, सबसे पीक पॉइंट पड़ता है अरुणाचल का, मतलब वहाँ से बॉर्डर रेंज शुरू होता है। और LAC के पास आप उस सेंसिटिव जोन में जब सेना हमारी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी कंट्री को, हमारे बॉर्डर को, आप वहाँ पे ये क्या बोल रहे हो कि हमारी सेना को आप पीट रहे हैं। मतलब एक तरफ से आप सेना को मनोबल जो है उनका आप बढ़ाने की बजाय आप तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ से आप देश को मतलब कहते हैं ना कि देश की जनता को भी आप ये बात गुमराह कर रहे बता रहे हो कि सेना जो है हमारी सशक्त नहीं है। हमारी सेना बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है और वो एक बार नहीं, वो 100 बार अगर
सामने से चीनी सेना आएगी, आप देखो ना कितनी 5 बटालियन आई थी, कम से कम 1000 फोर्स थी उनकी, और सबको इन्होंने पीट पीट के खदेड़ा है। वो वीडियो में सबने देखा है। मतलब या तो इनको आंखों का नेत्र दोष है, या तो इनकी मानसिक दोष है, या तो इनको किसी ने कहलवाया है ये चीज कि तुम ये बात बोलो, कि तभी तो सेना का मनोबल टूटेगा। आपको देश के, मतलब आप देश में रहते हो, देश को सपोर्ट करने के बजाय आप देश का विरोध में उतर गए हो। मतलब राजनीति की एक परिसीमा होती है। आप राजनीति के दायरे में, आप ठीक है, आप सरकार को किसी चीज़ पे कटाक्ष करते हो, संसद में होता है, वाद विवाद होता है, बाहर आप होता है, कमेंट्री होती है, बोलते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन आप सीधा सेना पे हमला करना शुरू कर दिया। मतलब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इसका मतलब ये तो आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, सेना हमारा मुद्दा है, मोदी हमारा मुद्दा है। कभी बोलते हो मोदी को मार दो, मोदी को मरवा दो, कभी कहते हो सेना हमारी कमजोर है, सेना हमारी बेकार पड़ी हुई है। तो आपका ये मानसिकता, ये इतिहास, मैं अब इसमें ना हिस्ट्री थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। आप देखिए कि सेना को गाली देना, मतलब कहते हैं ना कि हम बाहर वाले से निपट लेंगे और उनसे हमारी सेना निपट रही है, लेकिन हमारे भीतर जो जयचंद भरे पड़े हैं, मीर जाफर जो बसे हुए हैं ना, उनका क्या करें। कहते हैं हमेशा इतिहास गवाह है, किले के दरवाजे हमेशा भीतर से खोले गए हैं, बाहर से नहीं खोले गए हैं। और वो ऐसे ही मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने किले के दरवाजे भीतर से खोले हैं। तो ये साफ साफ सेना का अपमान है, ये सेना पे अटैक है। बिपिन रावत जी सीडीएस को जो हैं, उनको इन्होंने, एक सीडीएस हमारे अब जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको इन्होंने क्या बोला था, इनके नेता ने इनको बोला था सड़क का गुंडा। आप सबसे बड़े आर्मी के ऑफिसर्स को आप बोलते हो सड़क का गुंडा, तो आपका ये मानसिकता दर्शा रहा है। अभी देखो आप इनकी अब क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे पहले अब 2007-8 से चलते हैं, 2006-7 और 7-8 में क्या हुआ, ये क्यों बोल रहे हैं, देखिए बैक में इनका पता चल जाएगा आपको। 5-6 और 7-8 में इनको चाइनीज एम्बेसी से 1.35 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ 35 लाख रुपए इनको मिलता है। क्यों देता है भाई, उसका कोई आपने कुछ बोला? ये 2006-7 की बात है। अब 2008 में सोनिया गांधी को बुलाते हैं बीजिंग ओलंपिक्स में, मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया जाता है। कारण क्या है, इस पर आपने कुछ नहीं बोला। 2009 की बात है, 2009 में मनमोहन सिंह अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो चीन ने उस पर निंदा करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जा रहा है भाई, देश के टेरिटरी में जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा आप? मतलब ये तो उनको खुद बोलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जा सकते हैं। 2010 की बात है, 2010 में आप देखोगे कि इनको उस टाइम में 9 में जब मनमोहन सिंह जाते हैं, तो 2010 में इनको सीधा सीधा बॉर्डर जो एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, उसको 10-11 में रोक दिया जाता है। मतलब चीन ने बोलता है कि आप नहीं डेवलप करोगे, आप रोक के दिखाए ना इस टाइम, तो आप उस पर क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोला है। 2011 में जाकिर नाइक के संस्था से आपको फंड 50 लाख रुपए जाते हैं, तो क्यों आप उस पर आपने कुछ नहीं बोला? ये सारा हंगामा अभी संसद में 2 दिन पहले जो प्रश्नकाल था, उस प्रश्नकाल में कह रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को 12 बजे बयान पेश करना था, इसी पे बोलना था, इसी मुद्दे पे। इन्होंने उस प्रश्नकाल को नहीं होने दिया। उसका रीजन ये था कि प्रश्न नंबर 5वें पे राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA जो था उसको बंद करने की मांग थी, और वो इनको पहले से पता था, इसीलिए इन्होंने मुद्दा भटका के सेना पे उठा के ले गए। एग्जैक्टली राजीव गांधी फाउंडेशन देखो ना चीन में, आप मतलब उतना पैसा आप कहां से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, किस विषय पे ले रहे हो, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसके बारे में क्यों नहीं पूछेगा देश? पूछेंगे, सेंसिटिव मामला है भाई। तो अब वो भी चीन में, जिससे हमारी टकरार चल रही है, और उसमें आप सेना के अपमान कर रहे हो उसी मुद्दे पे बोल बोल के। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, ये 8, 9, 10 तक आपका हो गया। 1950 से आप काउंट करते हैं, नेहरू जी के टाइम से। आप देखिए कि 1953 में नेहरू जी के समय में यूएनएससी की सदस्यता, जो हमारी परमानेंट सीट मिलने वाली थी, वो नेहरू जी ने नकार दिया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, शशि थरूर जो उनके नेता हैं, वो भी यूएन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके बुक में 2004 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि नेहरू डिक्लाइन द सीट, परमानेंट सीट 1953 में। 1975 तक, 74-75 तक जो वीटो पावर है वो चीन के पास नहीं आया था, वो ताइवान के पास था। तो आप ये सोचिए कि बीच में 27-28 साल तक आपने क्या किया। पहला चीज, ITBP, भारतीय जो है ना हमारी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो हमारे हैं, आप नाम देखिए ITBP तिब्बतियन पुलिस फोर्स, वो हमारे वहाँ की रक्षा करते हैं, उसका नाम है फोर्स का, लेकिन तिब्बत हमारे पास आता है। मतलब कि चाइनीज, इसका मतलब ये है कि तिब्बत जो है वो खत्म हो चुका है, तो चाइना का उस पर इंक्रोच हो चुका है। हमारे उस पुलिस जो है फोर्स का नाम है ITBP है, इंडियन चाइनीज बॉर्डर पुलिस फोर्स नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए कि वो 53 वाली बात हो गई, अस्थायी सदस्य नहीं लेने की यूएन में बात हो गई। और उस टाइम में ना इनकी जो सिस्टर है ना विजय लक्ष्मी पंडित, वो वहाँ की, वो भी थी अध्यक्ष थी उस टाइम, यहाँ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष वो थी। तो आपके तो यहाँ पे आपको तो सामने से यूएस ने ऑफर किया था कि आप बनिए। और 1974 में जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हाथ में देने की बात आ रही थी ना वीटो पावर, तो आपने क्यों नहीं उस टाइम आगे बढ़े?
आपके पास 27-28 साल का बीच में टाइम था, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था इस चीज़ को आगे बढ़ के। आप अभी कितना आगे होते, कितना आपकी पहचान होती देश, मतलब आपने तो मनसा साफ साफ जाहिर कर देनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ 1962 में जब वॉर हुआ, तो वॉर के बाद में नेहरू जी 8 नवंबर को 1962 को एक स्पीच देते हैं कि हम जो है ये यूएन की जो सीट है परमानेंट हम चाइना को दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, अक्साई चीन नहीं बोलूंगा, अक्साई इंडिया का जो पार्ट है वो पार्ट, और इन्होंने अरुणाचल के पार्ट करीब करीब 32 से 36 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने चीन को दे दिया। किस बेस पे और क्या बोल के दिया है, उसमें घास का एक ब्लेड नहीं उगता है। मतलब तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब जो आदमी के सर में बाल नहीं उगता तो उसको आदमी को मार दो तुम। मतलब वो हमारी भारत की भूमि का टुकड़ा है, उसकी रक्षा करने के लिए जवान दिन रात वहाँ खड़े रहते हैं। और आपने इतनी जमीन का टुकड़ा दिया, आज इजराइल के जो कंट्री है ना, उनका एरिया सरफेस जो है ना जोग्राफिकल वो इतना ही है, उनका भी कुछ 32 से 33 हजार स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है, और उससे ज़्यादा जमीन आपने चीन को दे दी। कौन से संबंध में दी, किस एवज में दी, क्या कौन से संबंध बनाने के लिए दी आपने? तो ये बात तो आपको जानना पड़ेगा, या आपको ये देश को जानना पड़ेगा। और ये इनसे यही चीज़ तो ये नहीं चाहते हैं कि देश को पता चले कि ऑब्वियसली जो इन्होंने 62 में किया, और 62 वाली जो कहानी है ना, जब मतलब ये कबूतर उड़ा रहे थे, हमारी सेना तब भी मजबूत थी, तो उसके आपने तो चाहा ही नहीं ना, आपने उसको गिफ्ट में दिया है, आपने सीट गिफ्ट दे दी, आपने वीटो पावर के लिए वो नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, आपने जो है परमानेंट सीट के साथ साथ आपने दोनों एरिया जो क्षेत्र है वो दे दिया। आज हमारी चाइना पे जो हमारी डिस्प्यूट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, अदरवाइज तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज अगर भारत वीटो पावर होती, भारत सशक्त होता। और ये बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। आप देखिए कि ये सारे इनकी क्रोनोलॉजी है। अब मैं आता हूँ बात में कि मोदी जी ने क्या किया, ये बार बार ये बोलते हैं। देखिए जब इनका 2011 में डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, एक एंटनी जी, कि हमारे पास फंड नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है हमारे पास फंड नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, और वही मोदी जी ने अभी देखो बॉर्डर के एरिया में जो है बीआरओ जो रोड ऑर्गेनाइजेशन उसका एरिया का सारा स्ट्रक्चर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब 2500 किलोमीटर का कंप्लीट कर दिया पिछले 5-6 सालों में। तो आप देखिए कि किस तरह से तेजी से गति रोक के दिखा देना, वो कम से कम 102 से 3 रोड और फ्लाईओवर्स जो है ना वो सारे बन चुके हैं, हेलीपैड्स बने हुए हैं। ये चाइना की बौखलाहट यही है कि जो अभी तवांग में हुआ है ना, उसके ठीक कुछ मीटर की दूरी पे, कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हेलीपैड है, जहां पे आर्मी को पहुंचने में 6 घंटे से 7 घंटे लगते थे, अब वो 35-40 मिनट में पहुंच रही है। आप डिस्टेंस देखिए कि कितना हमारा जो है ना अप्रोचिंग, कितनी अटैकिंग हुई है। मोदी ने यही किया है। मोदी ने आप देखो क्या किया है, अभी देखो 3 दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुई है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता। मैं आप इसमें वही कहता ना जोग्राफिकल बता देता हूँ कि हमें हमारी तरफ कोई आँख उठाकर देखेगा ना, तो बीजिंग की दूरी यहाँ से 3700 किलोमीटर है, और लाहौर और जो कहता है ना इस्तांबुल, लाहौर की दूरी, और चाहे पाकिस्तान की दूरी बोल लो, चाहे इस्लामाबाद की दूरी बोल लो, इनकी उसकी दूरी 650 से 700 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे पास अग्नि 5 5000 किलोमीटर रेंज मारने वाली क्षमता की मिसाइल अभी टेस्ट हो चुका है सफल 2 दिन पहले। मोदी जी ने ये किया है। अभी ये बोल रहे थे कि आप देखो मोदी जी के अप्रोचिंग, मतलब कैसे डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, सेना को सशक्त कर रहे हैं। हमारे देश के रक्षा प्रधानमंत्री कहते क्या किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में क्या बोला है कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो कह रहा था कि कायरतापूर्ण हमला जब किया पाकिस्तान के आतंकवादी ने हमारे सेना पे, तो उसका बदला हम घर में घुस कर लेंगे। और लिया, एक बार नहीं 2 बार मारा, सर्जिकल स्ट्राइक ठोक के मारा और दूसरा स्ट्राइक और इन्होंने किया, तो दोनों बार ही इन्होंने बदला लिया घुस के। ये आदत पहले नहीं थी पहले की सरकार को, पहले की सरकार सिर्फ निंदा करती थी, लेकिन मोदी जी ने ये अप्रोच अपनाया, मोदी जी ने ये दिखाया, ये साहस दिखाया, दमखम दिखाया। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा गृह मंत्री होना चाहिए जो संसद में खड़ा होकर ठोक के बोलता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसको लेके रहेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए जो बोलता है कि स्वाभिमानी भारत को कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर, ऐसा होम मिनिस्टर हमें मिला है, और ये भारत को गौरव की बात है। मतलब आप उस आदमी को गाली देते रहते हो दिन भर, आप सेना को दिन भर गाली देते हो, तो आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो ये आपकी मानसिकता साफ साफ दर्शा रही है। आप, ये आपका बौखलाहट है, ये आपका छटपटाहट है। कुछ आप बोलते हो, कुछ आप बॉर्डर पार से बुलवाते हो, कुछ आप अपने रिश्तेदारों से बुलवाते हो, आप तो उनके एजेंट बने फिरे हो ना। आपको तो मतलब आपके देश की सेना है और आप तारीफ आप कर रहे हो पीएलए का। मतलब आप देखो कि मैं तो यही बोल सकता ना, फिर चाइनीज कांग्रेस पार्टी बोल लो, तो सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, चाइनीज कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, तो होनी भी चाहिए जो मनसा है आपकी, है ना। क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा उलटफेर। जब सरकार आपकी रही नहीं तो फिर ये सारी चीजें दिखने लग गए। ये सारी चीजें जब दिखी तो आप एक्सपोज होना शुरू हो गए। जब आप एक्सपोज होना शुरू हो गए तो देश की जनता जानने लगी। जब देश की जनता जानने लगी तो आपके प्रति उनका जो रवैया है ना वो विपरीत होना शुरू हो गया। अब तक तो लग रहा था कि आपने बहुत अच्छे काम किए
किए होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ना तो देश की रक्षा के लिए आपने कुछ अच्छा किया, ना देश की जनता के लिए आपने अच्छा किया। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने हैं हमारे, आप देखिए वो क्या, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वो इस बेस पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बोल रहे हैं हमारे पूरे मतलब पूरे विश्व वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो, आप देश की सेना को गाली दे रहे हो, मतलब आपके पास तो कुछ नहीं, आप अपने नेता से गाली दिलवा रहे हो। कभी खुद गाली देते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हो हमारी सेना को पीट रही है। पीट रही है, तुम्हारी सेना पीट रही है, हमारे भारतीय सेना को तो कोई नहीं पीट सकती है, ना पहले भी पीट सकती थी, ना अब भी पीट पाएगी, ना आगे भी पीट पाएगी। लेकिन राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की सीमा के अंदर चीन की सेना घुस रही है और मोदी जी खाली सो रहे हैं बस? 10 जनपद में घुसी पड़ी है हमारी जो सेना के जो बॉर्डर का जो एरिया है ना, चीनी सेना हमारे देश में नहीं घुसी है। चीनी जो है 10 जनपद में घुसी पड़ी है, वो उसी एरिया में पड़ी हुई है। और वो उन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि ऐसे मीर जाफर जो है ना, वो देश की सेना का अपमान करते रहेंगे। मोदी सो नहीं रहे हैं, मोदी जी जग रहे हैं और 24/7 वो देश की सेवा कर रहे हैं। जो आदमी सेना के साथ जाके दिवाली मनाता हो, जो आदमी सेना के साथ जाके होली मनाता हो, नया साल मनाते हो, वो आदमी सोने वाला लगता है? देश की सेना को सशक्त है, उनको फ्री हैंड है, सेना मजबूत है। जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक आप देखेंगे कोई चौहान जी करके हैं, उन्होंने दिया था बयान दिया था पाकिस्तान के उसमें कि हम लोग पीओके लेने के लिए रेडी हैं। तो आप अगर आपको ये लगना चाहिए ना कि अगर सेना से हो रही है तो ऐसा कोई बयान दे सकता है क्या? तो हम पीओके लेके रहेंगे भाई, भारत का पार्ट है, वो हमारा पार्ट है, हम क्यों नहीं लेंगे? चाइना 1 इंच भीतर नहीं घुस सकती है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी लगातार 2-3 साल से यही आवाज उठा रहे, चाइना घुस रही है, चाइना घुस रही है, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उनकी बुद्धि में, राहुल बुद्धि जो है ना, राहुल बुद्धि अकेला राहुल बुद्धि हो सकता है। राहुल बुद्धि में और कोई बुद्धि घुस नहीं सकती है। उनकी बुद्धि कसाब वाली बुद्धि है। उनकी बुद्धि बिलावल भुट्टो ने भी, बिलावल भुट्टो अभी बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे पहले अपनी माता जी के कातिल को तो ढूंढ लो। पहले तुम्हारे देश में तुम फॉरेन मिनिस्टर बैठे पड़े हो, तुम्हारे देश में तुम्हारी माता जी के कातिल नहीं ढूंढना पड़ रहा है। मतलब जो आतंकवादी निर्यात करने वाला देश है वो हमें पढ़ाएगा, हमें बताएगा। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे यूपी में है, जो योगी महाराज संभाल रहे हैं, तो वो हमें क्या ज्ञान देगा? वो पहले अपना देख लें। राहुल गांधी की कुछ नहीं बोले इस पर? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे ना। अब उनकी यात्रा कैसे, फिर मणिशंकर वहाँ कैसे जाएगा? मणिशंकर अय्यर को वहाँ कैसे फिर जाने नहीं मिलेगा उनको? तो ये चीज़, ये तो वही आदमी है ना, ये लोग सब मिलकर लिखते थे कि मोदी को वीज़ा कैंसिल करवा दो। आज वैसी मोदी, वही जो मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये आतंकवादी की अध्यक्षता करते थे, हमारे प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। बस यही मनसा है, यही इनकी नीयत है, और यही देखिए यही अप्रोच होता है पहले के गवर्नमेंट में और अभी के गवर्नमेंट में। मोदी जी किस तरह से मजबूती से देश को संभाल रहे हैं। वो 130 करोड़ देश की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं हमारे वोट बैंक, हमारे वोट बैंक। तुम्हारे वोट बैंक मुबारक हो। मोदी जी को 130 करोड़ की जनता मुबारक हो। देश की जनता मोदी जी के साथ है, देश की जनता मोदी जी के साथ सदैव खड़े हैं डट के, और देश की जनता इस उंगली से हमेशा मोदी जी के लिए वोट करेंगे। और ऐसे विरोधी और ऐसे सेना विरोधी, ऐसे देश विरोधी, ऐसे मीर जाफर को, ऐसे कसाब बुद्धि को, ऐसे राहुल बुद्धि को जवाब वो इसी उंगली से देंगे, वोट डाल डाल के। और 2024 में देखना आप कैसे भारी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी के साथ में कौन खड़ा है? राहुल गांधी के साथ ये कसाब बुद्धि वाले खड़े हैं ना। अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली टेररिस्ट खड़े हैं, टेररिस्ट। उनके साथ बताता हूँ कौन खड़े हैं। उनके साथ खड़े हैं वो जो पाकिस्तान की तरफ जो आतंकवादी पल रहे हैं ना, जिसको आप मसूद अजहर बोल सकते हो, हाफिज सईद बोल सकते हो। राहुल गांधी के साथ ऐसे लोग खड़े हैं। जाकिर नाइक के साथ ये गले मिल के फोटो खिंचवाते थे दिग्विजय सिंह। तो आतंकवादी परस्त तो ये लोग खुद ही थे ना। आज वही जाकिर नाइक घूमता फिर रहा है, भागता फिर रहा है इधर उधर, लेकिन भारत में उसको घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। और वो इनके साथ स्टेज शेयर करता था। आप बताओ ना, उससे आप पैसे क्यों लिए आपने 50 लाख 2011 में? तो आपको तो ये चीज़ बताना चाहिए। तो ये मनसा है, मतलब चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो, किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब राजीव गांधी के टाइम में भी वही हालत हुआ था देश का। आपने क्या नहीं किया? आप सेना के अपमान करते हो, आप एक कौम का जेनोसाइड का आपने बोल देते हो कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आप प्रधानमंत्री होते हो, आप ऐसी बातें बोलते हो। देश का जनादेश आपको मिला था, आपको देश सेवा करने का मौका मिला था। आपने कितनी बार देश सेवा की? आप बताइए देश को। आप बोलते हैं, आप एक अभी आंदोलन हुआ था बॉर्डर पे तो बोल रहे थे किसान की बात कर रहे थे, ये ठीक है। आपने किसान के साथ क्या किया? आपके पिताजी तो प्रधानमंत्री थे तो खुद बोलते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे तो हमारे नेता ही हड़प जाते हैं, 10 से 15 पैसा वहाँ पहुँचता है। आज मोदी जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजते हैं। और मैं ये बता दूं कि पिछले 6 से 7 साल में, अभी पुरुषोत्तम रूपाला जी का मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ा था, 2 दिन पहले का ही स्टेटमेंट आया था, 2,17,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के जरिए, जो कि इन्होंने 10 साल में 1,16,000 करोड़ ही दिया था। यस, डबल से भी ज्यादा। तो ये देखिए, आप देखिए ना, आपने चीन के साथ व्यापार किया 10 साल में 1 बिलियन ट्रेड डेफिसिट से बढ़कर 36 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हो गया? इसका आप जवाब दो ना। अचानक वो मतलब पेपर पे चल के बढ़ गया क्या वो नंबर? मतलब 1 बिलियन ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा हुआ था, वो बढ़ के 36 बिलियन हो गया। तो इसका जवाब दीजिए आप।
तो ये चीज़ मतलब प्रधानमंत्री की जगह पे सोनिया गांधी को 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन्वाइट किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपने कौन सा एमओयू साइन किया था चुपके चुपके बैठ के? आप बताओ इसके बारे में, तो पता होना चाहिए ना देश को ये सब चीज़ें। और ये वीटो पावर मतलब कि आप देखिए कि 1974 तक वीटो पावर ताइवान के पास था, वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को मिलना था। आप तो सशक्त थे, आप तो बोलते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, और हमने क्यों नहीं लिया? आप अप्रोच करते उस चीज के लिए, आपने उसको दान में क्यों दिया? आपने वीटो पावर दान में दिया, आपने यूएन की सीटें दान में दे दी, आपने अध्यक्षता दान में दे दी, आपने 2 टेरिटरी एरिया जो है अरुणाचल वाला एरिया और इस तरफ अक्साई वाला एरिया, आपने दोनों चीन को दे दिया। वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, आपने 36,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया है। और ये बात देश को जानना चाहिए, ये बात देश की जनता को जानना चाहिए। और ये मैं चीख चीख के आपके माध्यम से बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, पकड़ पकड़ के बताऊंगा। इनके जो मानसिक जो है ना, इनकी मानसिकता, इनका दिवालियापन, ये पागलपन हो चुका, इनका जो है ना, इनका बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलूं। मतलब कि मोदी का विरोध, मोदी को गाली, मोदी को मरवा दो, कभी फिर उसके बाद सेना पे चले जाओ, सेना को सड़क का गुंडा बोल दो, सेना को बोल दो नियत्ता, सेना को बोल दो तुम अंडे सेवने के लिए बैठे हो, सेना को बोल दो तुम कुछ नहीं कर सकते। सेना, आपने वीडियो देखा, आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने वीडियो देखा। सेना का स्टेटमेंट खुद आया है, आज मैंने पढ़ा है। सेना खुद बोल रही है कि हमारी 1 इंच जमीन पे चीन का जो है हस्तक्षेप नहीं हुआ है। हमने उल्टा पीट के उनको, हमने उल्टा रौंद के उनको भगाया है। बेशक हमारे वहाँ पे जो भी जितने भी लोग थे बटालियन में, चाहे 100, 150, 200 लोग जो भी होंगे, उनके कम से कम 5 बटालियन 1000 से ज़्यादा लोग थे। इन्होंने मार के, मतलब ये अप्रोच है। 2020 में जब यहाँ पे हुआ था गालवान में, मतलब इनको तो पता ही नहीं था हुआ कहाँ है। जब कह रहा था ना, वो जो एरिया था, उस एरिया को DSDBO बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी जो है ना, दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी, उस लोकेशन का नाम था। इनके नेता वो जानते ही नहीं थे कि इस जगह का नाम क्या है। अच्छा। गालवान घाटी के पास। तो उस एरिया को आप, वहाँ पे जो झड़प हुई, वहाँ पे भी आप यही बोल रहे थे। बाद में चीन ने खुद क्लेम किया कि उनके 125 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। तो हमारे वाले भी जो झड़प हुई थी तो उसमें चोटें आई थी, क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ये मानसिकता आप देखिए, मतलब आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं, आप उसका स्पोक पर्सन बोल के बैठे हुए हो, तो मतलब उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। हालत आज ये है कि जिनपिंग की जितने विरोध बीजिंग में और चीन में हो रहे हैं ना, उससे ज़्यादा शुभचिंतक ये लोग यहाँ बैठे पड़े हुए हैं। ऑब्वियसली ये उसका उतना ज़्यादा विरोध आज चाइना में अंदर उसके विरोधी पड़े पड़े हैं। उसका मतलब कहते हैं ना, अंदर सिविल वॉर होने वाला है चाइना के अंदर में, उसके इतने विरोध हैं लोगों में। उसकी अब आप देश को नहीं संभाल पाओगे तो विरोध होगा। तो अगर ये कंडीशन उनकी हुई पड़ी है और ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीज़न ये है ना, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका RGF बंद हो जाएगा, इनको जाकिर नाइक जैसे फंड नहीं करेंगे, इनको फिर वो दूतावास, इनको 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड नहीं मिलेगा। कभी एक बारी तो 2005 या 6 में ना, मनमोहन सिंह जी तो उनको 100 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए थे RGF में। ऑब्वियसली इनके 100 करोड़ से ज़्यादा फंड देने के लिए तैयार हो गए थे। तो आखिर ये चीज़ जो है ना, ये मंशा साफ दर्शाती है, ये नया भारत है, ये युवा भारत है। हमारे प्रधानमंत्री सशक्त हैं, हमारे गृह मंत्री सशक्त हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर सशक्त हैं, और हमारी जो सेना है ना वो बहुत मजबूत है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि हमेशा सेना को गाली देना, सेना का अपमान करना, प्रधानमंत्री का अपमान करना बंद कीजिए। देश की जनता से संवाद कीजिए, देश की जनता को जानिए। राजस्थान में ऐसी हालत हुई पड़ी है, वहाँ बेटियाँ बेची जा रही है। आप देखिए ना, आपके अंदर राजस्थान राज्य आता है, घूम घूम के गाड़ियों में रेप कर रहे हैं। आप बोलिए उस पर कुछ, आप बोलिए वहां जाके, आप जाके वहां पे ये बोल देते हैं, सेना पे गाली दे देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दिलवा देते हैं वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में। लेकिन आपके मुंह से चूतक नहीं निकलती है जब आदिवासी बेटियों को उठा उठा के रेप कर करके फेंका जा रहा है, उनकी लड़कियां खरीदी जा रही है, उनकी लड़कियों को उठा उठा के ले जाके 5-5 दिन के बाद फेंका जा रहा है, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं लड़कियों के, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। दिन दहाड़े कन्हैया लाल जैसे की हत्या हो जाती है राजस्थान में, उमेश कोहली की हत्या हो जाती है, कुछ नहीं बोलते हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, आप सेना का अपमान करते हो, देश का अपमान कर रहे हो। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। 2024 में आपका वो कहते हैं ना, आपका कांग्रेस मुक्त भारत होने में राहुल गांधी का भी पूरा हाथ होगा, और ये होके रहेगा, डेफिनेटली होके रहेगा। थैंक यू।